हाय फ्रेंड्स, यह है हमारा पटना हाई कोर्ट यानी कि बिहार पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यह एग्ज़ाम कब हुआ था? तो 2023 अप्रैल का महीना होगा शायद। ठीक है, उसी टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था। अप्रैल या मार्च था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पेपर है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ये पेपर सेट डी का पेपर है और आज हम लोग इसको करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है टाइमिंग 2 घंटा मिला था और फुल मार्क्स 100 है। और अभी झारखंड हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग को सिलेबस मालूम है, सब कुछ मालूम है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 80 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, और 10 मार्क्स जो रहेगा वो आपको ऐसे लिखने का रहेगा अलग से, वहीं पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अलग से। लेकिन तो चलिए देखते हैं, हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। और मैं चाहता हूँ कि इस बार वीडियो को एंड से शुरू किया जाए। ठीक है, और तो चलिए लास्ट से ही शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ जो मैं दे दूंगा उसमें आंसर नहीं रहेगा, पहले ही मैं बता देता हूँ। इसलिए जितने हम लोग इसमें करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, जितना मैथ वगैरह उसको मैं स्किप कर दूँगा, रीजनिंग वगैरह स्किप कर दूँगा। ठीक है, जो जीके का है ख़ास तौर पे उसी को हम लोग फोकस करेंगे, और भी कुछ कंप्यूटर वगैरह है उसको भी कर लेंगे। तो चलिए, ये झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट, इसके साथ ही जितना भी कोर्ट में असिस्टेंट लेवल का एग्जाम होता है उन सभी में काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण पृथक्करण कार्यविधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रभाजी आसवन विधि, या फिर यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको आंशिक आसवन विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, और वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 98 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला, तो किस में मिला था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई एनर्जी और सी जो है हमारा मतलब ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। ठीक है, लाइट की स्पीड इससे पता की जाती है। तो ये हो गया, आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था। नेक्स्ट हमारा है 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, अच्छा और भी चीज़ें हैं, देखिए आप हो सके तो इस तरह से पढ़ते जाइएगा। जैसे यहाँ पे और भी है कि न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज आपको मालूम है जेम्स चैडविक ने किया है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। सब पढ़ते चलिएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? तो न्यूटन ने की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 97 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वे देश जिनमें पॉलिशस युक्त चावल, मतलब पॉलिश किया हुआ अगर आप चावल खाएंगे, जैसे बासमती चावल हो गया और राजमा चावल, जितना भी आता है, बाबा चावल, जो पॉलिश क्या होता है, तो पॉलिश करने से क्या होता है कि चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। तो उसमें किसकी बीमारी होगी? जब विटामिन बी की कमी होती है तो आपको मालूम है कि बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। सब याद कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 96 नंबर क्वेश्चन, साइंस का है। हमारे शरीर का बाहर अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है। तो आपको मालूम है कि हमारे शरीर का जो मैक्सिमम यानी कि 60 to 80% जो बॉडी है वेट, यह वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आपको मालूम है कि नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई है, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे। ठीक है, और नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। नीति का फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होगा, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं, ठीक है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और अगर पूछे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया, क्योंकि नीति आयोग, वित्त आयोग जितने भी हैं ये सभी आपके इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। ठीक है, और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में
करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे झारखंड में हिंदी मीडियम से ही हैं, तो हिंदी मीडियम में ही हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? यार इंग्लिश में है, करेंटली इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो देखिए, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो सब कोई जानता है अमेरिका ही है भाई ना, तो अमेरिका कहाँ गया, ये सी नंबर में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो देखिए यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा ने भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? नहीं, शंकर दयाल शर्मा जो है राष्ट्रपति का पद संभाले हैं। नीलम संजय रेड्डी दोनों का पद संभाले हैं। फखरुद्दीन अली जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये भी दोनों का पद संभाले हैं। मोहम्मद हियामुद्दुल ये भी उपराष्ट्रपति का पद संभाले हैं और ये उपराष्ट्रपति का पद संभाले हैं। और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, मतलब ये तीनों जो है दोनों बने हैं, लेकिन केवल ये जो है आपका हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये केवल उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किसने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो एक तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और दूसरा है शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो 1 और 4 किस में है? हमारा बी नंबर, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। ये पूछ दिया थोड़ा सा सिविल सर्विस टाइप से क्वेश्चन ना, होना भी चाहिए 1-2 क्वेश्चन, तभी ना लगेगा कि थोड़ा सा एग्जाम है भाई ग्रेजुएशन लेवल का। नेक्स्ट है यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति आप सभी को मालूम है जगदीप धनखड़, ठीक है, वेस्ट बंगाल से हैं। कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? देखिए उस टाइम पे जो है रेखा शर्मा थी, बट एट अ प्रेजेंट टाइम कौन है? तो विजय रटकर, क्या नाम है जो उनका, विजय रटकर इसी तरह से कुछ नाम है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वह सेम CGI के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ठीक है, तो अब भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है 324। देखिए जब भी अब बात आता है जिसमें, उसको आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए। जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो 1952 में हुई, ठीक है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे ना। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ज्ञानेश जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का भागीदार है? ठीक है, तो प्रायः आर्थिक विकास का भागीदार नहीं, सहगामी है। हाँ वही हुआ, तो सहगामी है। तो यह हो जाता है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न 89 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। जुडिशियरी के संबंध में संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, जितने भी कानून है क्या उसमें न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति साइन कर दे तो हो गया, एक्ट बन गया। तो ये तो हमारा ऑप्शन 1 गलत है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ है। बिल्कुल रद्द कर सकती है, तो ये हमारा सही दिया गया है। तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल सही। तो 2 और 3 दोनों सही है, बल्कि 1 जो है गलत है। तो क्या पूछा गया है, कौन सा से सही है? यानी कि 2 और 3 कहाँ पे है? 2 और 3 ऑप्शन सी, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कितने हमारे मौलिक अधिकार? 6 गो है। 7वां मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसे अभी हटा दिया गया है, ठीक है। अमेरिका से लिए गए हैं। और कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। पार्ट 3 में है। पार्ट 1 में क्या है? तो पार्ट 1 में हमारा भारत के राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन है। पार्ट 2 में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। पार्ट 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाना होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछें कि आप एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहते हैं। देखिए मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता क्योंकि अब मुझे टीचिंग फील्ड से अट्रैक्शन हो गया है, अट्रैक्शन नहीं लव हो गया है, ठीक है। और इसीलिए मैं इस लाइन को, जनरल कंपटीशन को छोड़ दिया। हालांकि जनरल कंपटीशन में
मतलब क्या होता है ना कि अगर काम पसंदीदा ना मिले ना तो फिर करने का भी मन नहीं करता है। NIT जमशेदपुर में मैंने ज्वाइन किया था, 3-4 दिन किया और फिर मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। इसीलिए अब मैं डिस्टेंस ले लिया हूँ भाई कि नहीं सब नहीं होगा, मुझसे टीचिंग लाइन ही अच्छा, मैं उसी में करता हूँ तो मैं उसी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लेने के बाद भी काम पसंद ना आए तो नहीं जाने का मन करता है, ठीक है। और क्लर्कियल जॉब है, आजकल तो ChatGPT का ज़माना है। अगर सही बता रहे हैं ChatGPT आ गया ना, मतलब अगर कोड वगैरह में ChatGPT का यूज होने लगे तो जो 10 गो क्लर्क एक दिन में काम करता है 1 घंटा में ChatGPT कर देगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी काम आसान हो गया है ChatGPT से, मैं भी करता हूँ, तो दिन भर का जो 3-4 घंटा करता था वो 10 मिनट मेरा काम हो जाता है। चलिए, हालांकि वो अलग मैटर है, टाइम के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। अगला है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की संख्या हमारी कितनी है, 11, और यह कहाँ से लिया गया है, रूस, रसिया ना, कितना 7000 नहीं नहीं, वो सब नहीं। चलिए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और डी नंबर क्या है, महिला की गरिमा की अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टैक्स पे करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है, ठीक है। और 51 का क में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत सुंदरता को सुरक्षित करता है। तो देखिए, सब कोई सुने होंगे इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है, हैप्स कहते हैं इसको, सब कोई नाम सुने ही होंगे इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं, तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में पुडुचेरी आता है, दिल्ली आता है और जम्मू कश्मीर आता है, जहाँ के जो MP है राज्यसभा के लिए सिलेक्टेड किए जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। और आपको मालूम है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति की उम्र मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए, एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वह होता है 6 वर्ष। और प्रत्येक 1/3 मतलब कि जितना भी मेंबर होते हैं राज्यसभा में, कितने मेंबर होते हैं, 250, इसका 1/3 भाग जो है प्रत्येक 2 साल में रिटायर्ड किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। हालांकि पावर लोकसभा का ही ज़्यादा है, राज्यसभा तो ऐसे ही बन जाता है ना। राज्यसभा का जब मेंबर चुना जाता है MP, तो उसको तो पता भी नहीं चलता है आदमी को कि मेंबर चुना गया, फिर बाद में पेपर से पढ़ते हैं कि अरे राज्यसभा का मेंबर। शिबू सोरेन झारखंड में राज्यसभा मेंबर है, मालूम है। जो ये व्यक्ति खुद अपना खाना नहीं खा पा रहा, वो क्या पार्लियामेंट चलाएगा, माफ़ कीजिएगा लेकिन यह गलत है, ठीक है। एक लिमिट होनी चाहिए, जिस प्रकार गवर्नमेंट सर्विस की एक लिमिट होती है कि 60 साल के बाद व्यक्ति रिटायर कर जाएगा, उसी तरह से हर पॉलिटिशियन में भी एक लिमिट होनी चाहिए कि व्यक्ति 65 साल या फिर 70 साल, 65 ठीक काफ़ी है यार, 65 साल या 68 साल तक व्यक्ति उसके बाद जो है पॉलिटिक्स में नहीं आए। अरे यार 65 काफ़ी है, व्यक्ति का खुद हाथ पाँव नहीं चल रहा, लेकिन व्यक्ति कहाँ पे है, राज्यसभा का मेंबर है भाई। हंसी आता है, ये लोकतंत्र नहीं भेड़ तंत्र है। चलिए, सबको मालूम है भेड़ तंत्र है, लेकिन सुधारने वाला जब संविधान चेंज होगा, चाहे इसको तो पार्लियामेंट ही सुधार सकती है, आई डोंट नो कब सुधरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है। 1 मिनट, ये कंट्रोलर और अकाउंटेंट जनरल है या ऑडिट जनरल है, ऑडिट जनरल होना चाहिए, हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। एक है कंट्रोलर एंड क्या होता है, एक कैग होता है और एक होता है कंट्रोलर, एक अटॉर्नी जनरल होता है, सॉरी, ठीक है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्न कथन आपका जो है सही है, ठीक है। तो कैग के संबंध में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं, उनके पास
लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है जो कि मतलब आउट, एकदम बिल्कुल आउट कर देगा। नेक्स्ट है जगदीशपुर के किस व्यक्ति, तो ये सबको मालूम है कि बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में लड़ाई में भाग लिए थे। तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। इसके नाम से यूनिवर्सिटी भी बना है, इनके नाम से, सॉरी, ठीक है, इनको बोलना चाहिए, इसको नहीं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया। सबको मालूम है कि बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ और 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 82 नंबर कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण 17वीं अक्षांश रेखा करती है। गलत है यार, 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, तो ये तो कथन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 38वीं समांतर रेखा अलग करती है। गलत, 38वीं समांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और अमेरिका और कनाडा को जो अलग करती है उसको हम लोग 49वीं पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, 49 पैरेलल लाइन, 49वीं समांतर रेखा, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा से कथन सही है, तो दोनों गलत है, एक भी नहीं है, यानी कि न तो ए और न ही बी। ठीक है, नॉट ए और नॉर बी, नाइदर वन और नाइदर टू। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन हो गया। 81 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान का समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे का समय होने की संभावना है। तो देखिए ग्रीनविच मीन टाइम का जो समय है किस शहर से ज़्यादा आगे की संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब अब कौन इतना पढ़ के रखता है कि कौन सा शहर आगे है पीछे है, तो इसको तो नहीं मालूम ही होगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बगदाद। बगदाद जो इराक का शहर है, ठीक है, ईरान का रोम और इराक का बगदाद। ठीक है, न्यूयॉर्क आप सभी को मालूम है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। लिस्बन कहाँ की है, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल का ही है ना लिस्बन। जर्मनी का बर्लिन है। और न्यूबस आयर्स कहाँ का है, आई डोंट नो यार, शायद आयरलैंड का होगा, आयर्स लिखा है तो। चलिए, और एक चीज़, झारखंड हाईकोर्ट में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग पूरा आंसर कीजिएगा। हालांकि एक बार पढ़ लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अभी तक तो वही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज़ जान लीजिए कि ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में थोड़ा सा, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, अगर पूछ ले कि भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे जो है हमारा आगे है। 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर से लिया गया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मुन्ना भैया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि बढ़ता जाता है, अंतर बढ़ता जाता है। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा जो है भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। तो जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरफ बढ़ते जाएंगे, तो दिन और रात की अवधि जो है क्या होता जाएगा, अंतर काटता जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ने पे, ऑप्शन ए। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए कि जो भूमध्य रेखा का व्यास है, मतलब विषुवतीय व्यास जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो विषुवतीय व्यास जिसको भूमध्य रेखा का व्यास भी बोलते हैं, तो वह कितना है, 12,756 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, और जो हमारा ध्रुवीय व्यास है वह कितना है, तो वह आपका 12,000 कितना यार 12,714। ठीक है, हमारा ध्रुवीय व्यास 12,714 और विषुवतीय व्यास 12,756 है। ठीक है, अरे भाई 12,756। ठीक है, ये हमारा ध्रुवीय व्यास है, तो विषुवतीय व्यास जो है ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, इधर है ना। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है। अब ऑस्ट्रेलिया का तो मालूम नहीं, भारत का मालूम है आप सभी को ना। 21 जून को होता है सबसे लंबा दिन और 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर मतलब अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा में जाएंगे तो क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान यानी कि जो हमारा शेप है, मान लीजिए हमारा बॉडी का साइज, ठीक है, द्रव्यमान तो वही होता है, और भार दोनों कम हो जाएंगे। नहीं, द्रव्यमान कैसे कम होगा यार, हमारा बॉडी थोड़ी ना छोटा हो जाएगा, वजन कम हो सकता है, लेकिन हमारा बॉडी ऐसा नहीं कि 5 फीट है, हम 5 फीट 2 इंच का है तो ऐसा नहीं कि 4 फीट 2 इंच हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहेगा और हमारा केवल भार कम होगा, वजन कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे 60 किलो के हैं तो वहाँ पे हम 10 किलो के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार जो है कम हो जाता है। और कितना कम होता है, तो 1/6 भाग कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अच्छा, ये उत्प्लावन आपको मालूम है कि अगर हम किसी वस्तु को कितने की स्पीड से फेंकेंगे पर सेकंड की स्पीड से कि वह पृथ्वी पर दोबारा वापस ना आए, तो 11.2 किलोमीटर की पर स्पीड से। ठीक है, उत्प्लाव क्या बोलते हैं उसको यार, भूल जा रहे हैं स्पीड फेंकने वाले को। चलिए जो भी है याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की? अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने किया है। ठीक है, और वही पूछे कि भारत का सबसे पहला हिंदी अखबार जो है कहाँ से रिलीज हुआ, मतलब क्या नाम था, तो कलकत्ता से रिलीज हुआ था, उद्दंड मार्तन उसका नाम था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और भारत की सबसे पहली पत्रिका बंगाल गजट है, आप सबको तो मालूम ही होगा। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो भारत में जो 1940 में अंतरिम सरकार बनी थी, ठीक है, उसमें सदस्य कौन नहीं थे, ये कौन क्वेश्चन हुआ यार उतना डीपली कौन पढ़ता है भाई। चलिए हम लोग फर्स्ट में करते हैं, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ कि सिलेबस किस टाइप से यहाँ पे है। देखिए, बिहार सिविल कोड का जो सिलेबस है वो थोड़ा बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है 10 गो कंप्यूटर है, यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमारा जो है कंप्यूटर है। ठीक है, 15 जो है हमारे क्या है, 15 है हमारा रीजनिंग, यानी कि सीरियल नंबर 15 को रीजनिंग और 15 को मैथ है। 11 से लेकर के 25 तक हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारा जो है मैथ है, और 25 से लेकर के हमारा 40 तक ये क्या है, तो ये हमारा जो है रीजनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हिंदी का भी रोल है। बिहार सिविल कोर्ट में जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन रहता है 10 गो। ठीक है, यानी कि 40 से 50 तक जो है हमारा क्या है, हिंदी है, और फिर 25 गो इंग्लिश और 25 गो जीके। तो 25 गो जीके हम लोगों ने कर लिया है, बाकी कंप्यूटर का कर लेते हैं और फिर बाकी आप सब कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ हालांकि अभी भी आप डाउनलोड करके वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें पूछा गया है द्वितीय पीढ़ी में, जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं उसमें प्रायः प्रयोग होता है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। तो देखिए, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या हम लोग प्रयोग किए थे, ट्रांजिस्टर का, और फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किए थे वैक्यूम ट्यूब का, थर्ड जनरेशन में प्रयोग किए थे हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब नहीं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए थे फोर्थ जनरेशन में। चिप का प्रयोग किए थे हम लोग, सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग किए थे थर्ड जनरेशन में चिप। ठीक है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड जनरेशन क्या है हमारा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप, ठीक है, उसके बाद टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी आप सबको मालूम ही होगा कि ये सभी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न। पूछा गया है निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुअल क्रे के कहा जाता है, और हमारा प्रथम सुपर कंप्यूटर विश्व का कौन सा था, CDC 6600। ठीक है, CDC 6600 सुपर प्रथम कंप्यूटर था, और क्रे के नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चलता है, क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और भारत में बात करें तो कौन सा इंस्टीट्यूट चल रहा है, सीडेक। ठीक है, सीडेक भारत में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो आप सबको मालूम है कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क, CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, और
इनपुट आउटपुट डिवाइस तो मालूम है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क तो ये तो हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, रैम भी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्शन वही लोग लेंगे जो झारखंड सीजीएल का प्रिपरेशन किए थे, ठीक है, या फिर अगर कोई सेंट्रल सीजीएल का बच्चा दे रहा है तो उसका पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। चलिए जो भी है, आप जो भी हैं तो आपको तो मालूम ही होगा कि क्या होने वाला है क्योंकि जो व्यक्ति जैसा तैयारी करता है उसको पहले से ही पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन लगभग में है, ठीक है। अगर आपका 80 में घर में तो प्रैक्टिस सेट लगाते ही होंगे, अगर आपका घर में 80 में 60 प्लस आ रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन के करीब है। लेकिन कोई नहीं जानता यार 80 पहुंचेगा कि यहाँ पे 90 कटअप जाएगा, कितना जाएगा, कटअप बहुत हाई जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको हम लोग मदर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्न में से किस तरह की कुंजी हैं। तो आपको मालूम है कि शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, ये सारी जो हमारे मॉडिफायर की हैं। फंक्शन की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक, और अल्फा न्यूमेरिक की हो गया, न्यूमेरिक की हो गए, ठीक है, प्राइमरी क्या बोलते हैं बॉटम, और फिर हमारा मिडिल रो, सबको याद कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, कैड का पूरा नाम क्या है। तो कैड का पूरा नाम सबको मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है इसका, ठीक है। कहाँ पे है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यहाँ पे है, ठीक है। जितना भी टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड सब पढ़ लीजिएगा, जैसे कि फॉरट्रेन हो गया, फार्मूला ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है, एनियक हो गया, उसके बाद पास्कल, ये सब पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सब पढ़ लीजिएगा यार, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है हमारा अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा, ठीक है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो देखिए, जिसको हम लोग अस्थायी यानी कि टेम्पोररी रखते हैं, परमानेंट नहीं स्टोर करते हैं, उसको हम लोग कैश डेटा बोलते हैं, जिसको हम लोग रैम भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और बाकी रोम का तो मालूम ही होगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रैम रोम। आगे देख लेते हैं। और सबसे फास्ट कौन भागता है। तो सबसे फास्ट जो है आपका कैश ही भागता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कैश मेमोरी सबसे तेज होता है, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं देगा तो आपको क्या बोलते हैं उसको, एडोब फोटोशॉप दे देगा, ठीक है। जनरली दो ही ऑप्शन देता है, या तो माइक्रोसॉफ्ट या फिर एडोब फोटोशॉप। बाकी लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और मोजिला फायरफॉक्स भी है, एंड्रॉयड भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है। तो ये तो सबको जानकारी है, ये है कि ये जो हम लोग इसको मतलब जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो पावर बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर जो है बूटिंग मोड में चला जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है, यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी लेवल ही बोलेंगे इसको, टफ लेवल नहीं बोलेंगे, ना मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो तैयारी किया उसके लिए तो इजी ही होगा, जो तैयारी नहीं की है उसको तो टफ ही लगेगा। तो ये 25 नंबर तक आपका जो है मैथ शुरू होता है, ठीक है। 15 को मैथ है आपका। उसके बाद 26 नंबर से यहाँ से देखिए रीजनिंग शुरू हो जाता है 26 नंबर से, और रीजनिंग थोड़ा सा टफ लेवल का है यहाँ पे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह दे रहा है, ठीक है। फिर 26 से 30 आपका रीजनिंग है, देन पूरा का पूरा आपका रीजनिंग यहाँ पे 40 नंबर तक देखने को मिलता है, 39 तक, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, तो आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट भी करके जाइएगा। मतलब पिछले बार जो हुआ था ना 19 में झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट, बहुत ईजी लेवल था, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन टफ आएगा, क्योंकि कंपटीशन भी टफ हो रहा है भाई सिंपल सी बात है। और उसके बाद आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी आप लोग के एग्जाम में नहीं है, तो आप लोग फालतू में हिंदी पढ़िएगा नहीं, ठीक है। क्यों पढ़िएगा जब है ही नहीं तो। 40 नंबर जैसे कि शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए, ठीक है, संधि विच्छेद कीजिए,
प्रयुक्त सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ये सब तो पढ़ना नहीं है क्योंकि हिंदी है ही नहीं। हालांकि हिंदी भी रहना चाहिए, इससे क्या है हिंदी मीडियम बच्चों को आसानी पड़ता है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है 51 नंबर से इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है और यहाँ पे आपको जो है मतलब एरर डिटेक्ट करने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एरर डिटेक्ट करने, और फिर प्रीपोजिशंस आएंगे, ठीक है, आर्टिकल्स आएंगे। यही सब आपको ख़ास तौर पे करके जाना है। वॉइस वगैरह आ सकता है जो कि आपका 76 नंबर तक इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस पूरा का पूरा बटा गया है। बस आप हिंदी को नहीं पढ़िए, बाकी सब पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा PDF मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा अब आप भी मेहनत कीजिए। मैंने भी मेहनत किया है इसको रेडी करने में। थैंक यू। बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया हूँ ये PDF। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप सिविल कोड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी आपको प्रैक्टिस लगानी के चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ, देखिए अगर नहीं हो रहा है, अगर आपकी एज 25 प्लस हो गई है और अगर नहीं हो रहा है, इस बार एग्ज़ाम दे लीजिए, फुल एनर्जी के साथ दीजिए। नहीं होता तो कोई अपना बिजनेस धंधा लेके बैठ जाइए, ठीक है। ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। और समय से ही कोई चीज़ हो तो उचित है, क्योंकि भी एक ही चीज़ में नहीं अटकना चाहिए। जीवन एक ही चीज़ में नहीं अटकना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है भाई, एक चीज़ जान लीजिए। थैंक यू, बाय।